CH-331 पागल बुरा। पिछली रात चंद्रपुर गांव पर मेटियोराइट का हमला हुआ, जिससे एक बड़ी आग लग गई। चेयरमैन योगेंद्र के महल को भी इस हादसे में काफी नुकसान उठाना पड़ा। न्यूज चैनल लगातार ब्रॉडकास्ट कर रहा था। इस अजीब मेटियोराइट में एक रहस्यमय एनर्जी थी, जिसने वहां मौजूद कई गाड़ियों को खराब कर दिया था। चंद्रपुर में मेटियोराइट की वजह से आग लगी थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि वकस को समय रहते वहां से निकाल लिया गया, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यह हादसा और भी बुरा हो सकता था। कुछ दिनों बाद भी न्यूज रिपोर्ट्स में चंद्रपुर की घटना की चर्चा हो रही थी। हालांकि गांव शहर से काफी दूर था, फिर भी रिपोर्टर्स ने घटना की कुछ अहम जानकारी हासिल कर ली थी। योगेंद्र के पास काफी पावर है, वो न्यूज को कंट्रोल कर इसे एक हादसे में बदलने में कामयाब रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस इंसिडेंट ने उन्हें झकझोर दिया है, आरव ने टीवी बंद करते हुए कहा। पब्लिक को दी जा रही जानकारी सटीक तो थी, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। अनन्या ने सिर हिलाया, मानो वो समझ रही हो कि मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल है। फियरी फिगर ज्योति ने फ्लेम बैले की लीनिएज को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया था। अब जब फ्लेम बैले स्वस्थ रूप से जन्म ले चुकी थी, उनका कर्तव्य पूरा हो चुका था। भाई आरव, मैं यूनिवर्सिटी लौट रही हूँ। मैंने काफी समय बाहर बिताया है, और मेरे टीचर्स मुझे जरूर डांटेंगे, अनन्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। स्वप्न नगरी और जादू नगरी के बीच का सफर आरव ने आधे दिन में पूरा कर लिया। उसने अनन्या को यूनिवर्सिटी छोड़ा, और फिर आर्केन यूनिवर्सिटी की तरफ वापस लौट आया। लकी और माधुरी भी अपने अपने हेडक्वार्टर्स लौट चुके थे, खासकर लकी, जो कुछ अर्जेंट काम की वजह से जल्दी निकल गया था। आरव ने चाहा था कि लकी कुछ दिन जादू नगरी में रुककर थोड़े मजे करे, लेकिन आर्मी के अर्जेंट मैटर की वजह से उसे जाने देना पड़ा। अपने बाकी कामों को निपटाने के बाद आरव ने हर्षवर्धन से मिलने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि अब तक उसका नया आर्मर इक्विपमेंट तैयार हो चुका होगा। रैंकिंग्स में ऊपर चढ़ने के लिए आरव को इस आर्मर की जरूरत थी। उसकी कल्टीवेशन अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी कि वो बिना बेहतर इक्विपमेंट के शक्तिशाली डिमन बीस्ट्स और मैजिशियंस का सामना कर सके। जब आरव मैजिक एसोसिएशन पहुंचा, तो वो सीधा हर्षवर्धन की दुकान में गया और काउंटर पर विशाल को सोया हुआ देखा। तुम फिर आ गए। वैसे तुम्हारे स्नैक स्केल्स में तो कोई लाइंस ही नहीं थी, तो वो कैसे अच्छे हो सकते हैं? विशाल ने उठते ही आरव को रोका। ये सवाल उसे हर रात परेशान करता था। आरव ने अपनी आंखें घुमा लीं, उसका इस अप्रेंटिस से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, जिसकी IQ बहुत ही लो था। मेरा सामान कहाँ है? आरव ने बिना रुके पूछा। क्या तुम आरव हो? तुम्हारे ढूंढे गए 2 दांतों की वजह से मैंने कुछ शानदार चीज बना ली है, क्या तुम देखना चाहोगे? और हाँ, तुम्हारे कंधे पर ये छोटी आग क्या है? हर्षवर्धन आरव के पास आंखें सिकोड़ते हुए आया। मेरा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट, आरव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसने अपने कंधे पर उछलते हुए छोटी फ्लेम बैले को पकड़ा और उसे प्यार से थपकी देने लगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अपने आप बाहर मत निकलो। अगर तुम किसी को जलाओ तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने फूलों और पौधों को जलाया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ची 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 ची। फ्लेम बैले ने अपना सिर झुका लिया, जैसे वो रोने वाली हो। वो बहुत मासूम लग रही थी, जैसे उसे गलत समझा गया हो। आरव ने बेबसी महसूस की। दूसरे लोगों के कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स अक्सर कॉन्ट्रैक्टेड स्पेस में रहते हैं और सिर्फ समन करने पर ही दिखते हैं। लेकिन फ्लेम बैले में कुछ अजीब शक्ति थी, जिससे वो आसानी से कॉन्ट्रैक्टेड स्पेस और वास्तविकता के बीच घूम सकती थी। आरव इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। ये तो फ्लेम बैले है। अचानक हर्षवर्धन की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी खजाने पर उसकी नजर पड़ गई हो। वो उस पर झपटने को तैयार था। अरे अरे, अपने आप को संभालो बूढ़े, आरव ने उसे रोकते हुए कड़क आवाज में कहा, जैसे वो उन्हें किसी चीज की चेतावनी दे रहा हो। बुरा मत मानना, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। बच्चे, मुझे एक कीमत बताओ, मैं इसे तुमसे खरीद लूंगा। जो भी कीमत तुम कहो, हर्षवर्धन ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था, यहां तक कि रेयर से रेयर खजानों को देखते समय भी नहीं। आरव को ये नहीं पता था, लेकिन एक फ्लेम बैले हर फोर्ज मास्टर का सपना होती है। आमतौर पर सिर्फ फायर या लाइटनिंग एलिमेंट वाले मैजिशियंस ही फोर्ज मास्टर बन सकते हैं,
लेकिन सबसे बेहतरीन फौज मास्टर्स वो होते हैं जिनके पास फायर एलिमेंटल कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स होती हैं, क्योंकि ये उन्हें इक्विपमेंट बनाने के प्रोसेस में मदद करती हैं। अलग अलग मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग तरह के आग की ज़रूरत होती है। इसलिए एक फौज मास्टर जो फ्लेम बैले को ट्रेन कर सकता है, वो वर्ल्ड फेमस फौज मास्टर बन सकता है। इसलिए जब हर्षवर्धन ने आरव के पास फ्लेम बैले देखी तो वो पागल हो गया। उसने बिना झिझके आरव से कीमत पूछी और वो करोड़ों देने के लिए भी तैयार था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें 1000 करोड़ दूंगा, क्या तुम अपनी पोती को मुझे बेचोगे? क्या तुम ऐसा करोगे? ये फ्लेम बैले बिकाऊ नहीं है, इसे भूल जाओ। आरव ने पागल बूढ़े आदमी को धक्का दिया। फ्लेम बैले सिर्फ उसकी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ही नहीं बल्कि उसके बच्चे की तरह थी, तो भला कोई अपनी औलाद को कैसे बेच सकता है? आरव, ओ नहीं भाई आरव, इसे मुझे बेच दो। मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा जो तुम कहो। बूढ़ा आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और शर्म की सारी हदें पार करते हुए भीख मांगने जैसा व्यवहार कर रहा था। विशाल हैरान था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी फायर डॉल के लिए उसके मास्टर ने अपनी सारी गरिमा क्यों खो दी थी। आरव बूढ़े हर्षवर्धन के खिलाफ वाकई में खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से फ्लेम बैले को वापस अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पेस में वापस भेज दिया ताकि हर्षवर्धन उसे और तंग न करे। हालांकि हर्षवर्धन को भी इस बात का एहसास हो गया कि आरव किसी भी हालत में फ्लेम बैले को बेचने के लिए तैयार नहीं था। चाहे वो कोई भी प्रलोभन दे, आरव को मनाना नामुमकिन था। आखिरकार उसने हार मान ली और आरव को खुश करने के लिए जल्दी से ब्लैक स्नैक आर्मर निकाल कर दे दिया जो आरव ने उससे बनवाया था। बूढ़े आदमी ने अपने दिमाग में पहले से बनाई प्लानिंग, जिसमें वो आरव से एक्स्ट्रा फीस वसूलने का इरादा रखता था, तुरंत बदल दी। क्या ख्याल है, अगर तुम मेरे अप्रेंटिस बन जाओ तो फ्लेम बैले के साथ तुम आसानी से एक 4th ग्रेड के फौज मास्टर बन सकते हो, और मैं लर्निंग फीस में तुम्हें एक बड़ा डिस्काउंट दूंगा। हर्षवर्धन ने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए सीरियस होकर कहा। आरवार्मर लेते हुए बोला, बाय, और तुरंत वहां से खिसक लिया। उसके मन में साफ था, पागल बूढ़ा, कौन उसका अप्रेंटिस बनना चाहेगा? आरव का टारगेट था एक महान मैजिशियन बनना, न कि फौज मास्टर। फौजिंग में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, चाहे हर्षवर्धन उसे कितनी भी बड़ा ऑफर क्यों न दे दे। CH-332 यूथ फेज। आरव के पास जब से फायर और लाइटनिंग दोनों एलिमेंट्स थे, उसे फौज मास्टर बनने के लिए एक्सट्रीमली सूटेबल माना जाता था। लेकिन फोर्जिंग आर्ट बहुत गहरा और जटिल थी। इसमें न सिर्फ मटेरियल्स और क्राफ्टिंग के बारे में सीखना पड़ता था, बल्कि उन्हें तोड़ना, रिफाइन करना और फिर कंबाइन करना भी आना चाहिए था। साथ ही फोर्जिंग के लिए सही सोल सीड्स का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी होता था। आरव को लाइफ स्किल्स सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसे अपना टाइम किसी भी रैंडम चीज पर वेस्ट करना पसंद नहीं था। उसे मॉन्स्टर्स को किल करना और पीवीपी बैटल्स ज्यादा पसंद थे। अगर वो खुद फौज मास्टर बनता तो काफी पैसा कमा सकता था, लेकिन फिर ये उसकी जिंदगी का एक हिस्सा भी बन जाता। इसमें बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए था। आरव के पास पहले से ही कल्टीवेशन के लिए टाइम कम था और वो इसे और भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसकी प्रायोरिटी फिलहाल ये थी कि वो अपने 4 एलिमेंट्स को इंटरमीडिएट लेवल की हाईएस्ट लिमिट तक इम्प्रूव करे। उसके बाद ही वो इंटरमीडिएट रैंक में ब्रेक थ्रू करके एडवांस्ड रैंक तक पहुंचने के बारे में सोचेगा। जब आरव यूनिवर्सिटी वापस आया तो उसे एक दिन के लिए ट्रेसर टावर में कल्टीवेट करने का मौका मिला। एक दिन का टाइम आरव के लिए बहुत कम था। अगर वो किसी तरह 3rd फ्लोर तक पहुंच भी गया, जहां एनर्जी सबसे ज्यादा थी, तो वो सिर्फ उसकी लाइटनिंग एलिमेंट की फाउंडेशन को थोड़ा स्टेबलाइज कर सकता था। लेकिन ये ब्रेक थ्रू के लिए कहीं से भी काफी नहीं था। इसलिए आरव ने टॉप 20 में रैंक स्टूडेंट्स को चैलेंज करना शुरू किया। टॉप 20 स्टूडेंट्स को हर महीने ट्रेसर टावर में 3 दिन कल्टीवेट करने को मिलता था। हाल ही में आरव ने ज्यादातर अपना टाइम मिशन पूरा करने और जंगल में एक्सप्लोरिंग में बिताया था। उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन उन लोगों से काफी पीछे थी जो लीडरबोर्ड में हाई रैंक पर थे। आखिरकार उन्हें हर महीने 3 दिन ट्रेसर टावर में कल्टीवेट करने का मौका मिलता था। बस ये कुछ एक्स्ट्रा दिन ही उनके बीच बड़ा डिफरेंस बना देते थे। आरव ने पिछले 2 महीनों तक खुद को अपने घर में बंद रखा। वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलता था।
मेडिटेशन के अलावा उसने ट्रेसर टावर का इस्तेमाल करते हुए फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की और आखिरकार उसने अपनी शेडो एलिमेंट नेब्यूला को सेकंड लेवल तक इंप्रूव कर लिया। अब उसका अगला टारगेट लाइटनिंग एलिमेंट था, जो काफी समय से सेकंड लेवल पर अटका हुआ था। जो लोग अपने दोनों एलिमेंट्स को थर्ड लेवल तक पहुंचा चुके थे, उनके मुकाबले आरव डिसएडवांटेज में था। गुड न्यूज ये थी कि इन 2 महीनों में लिटिल फ्लेम बैले थोड़ी और बड़ी हो गई थी। पहले आरव उसे एक हाथ से उठा लेता था, लेकिन अब उसे अपने दोनों हाथों की जरूरत पड़ती थी। लिटिल फ्लेम बैले अभी भी एक प्यारी क्यूट डॉल की तरह दिखती थी। अगर उसके बॉडी पर फ्लेम्स न होती, तो वो एक 2 साल की छोटी बच्ची जैसी लगती। फ्लेम बैले तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन अगले महीने मैं टॉप 20 रैंक वाले स्टूडेंट्स को चैलेंज करने वाला हूँ। उनके सामने वो अभी भी काफी कमजोर है, आरव ने अपने आप से कहा जब वो हीरो हंटर एजेंसी के बार में बैठा था। टॉप 20 के हर एक स्टूडेंट को हर महीने ट्रेसर टावर में 3 दिन तक कल्टीवेट करने का मौका मिलता था। टॉप 50 रैंक वाले लोगों के साथ फाइट करते वक्त आरव ने जबरदस्त प्रेशर महसूस किया था। अब टॉप 20 रैंक वाले स्टूडेंट से मुकाबला करने के लिए उसे और भी बेहतर तैयारी चाहिए थी, और सिर्फ ब्लैक स्नैक आर्मर के भरोसे रहना काफी नहीं था। कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स के फेजेस डिमन बीस्ट्स जैसे होते हैं, यूथ, एडल्ट और पीक फेज। कमजोर लिनिएज वाले क्रीचर्स फेजेस से जल्दी गुजरते हैं, जैसे कि एक आंख वाला भेड़िया जिसे एडल्ट फेज तक पहुंचने में आधा साल ही लगता है, छुटकी ने कहा जब वो किताब के पन्ने पलट रही थी। तुम्हारे फ्लेम बैले की लिनिएज काफी इम्प्रेसिव है। 2 महीने हो गए हैं, फिर भी वो अभी यूथ स्टेज तक नहीं पहुंची। वो अब भी अपनी इन्फेंट फेज में है, भले ही उसने कई सोल सीड पीसेस खाए हैं। छुटकी ने समझाया। अब तक वो यूथ स्टेज तक नहीं पहुंची है। आरव थोड़ा हैरान हो गया। कॉन्ट्रैक्टेड क्रीचर्स की ग्रोथ उनकी समनिंग एनर्जी पर निर्भर करती है, इसलिए उनका ग्रो करने का टाइम कम हो जाता है, छुटकी ने समझाया। तो उसे यूथ स्टेज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? आरव ने अपने हाथ पर चिन टिकाते हुए पूछा, और लिटिल फ्लेम बैले को देखा, जो बार की टेबल पर खुशी से दौड़ रही थी। फ्लेम बैले अब पहले से थोड़ी मोटी हो गई थी, शायद इसलिए क्योंकि उसने पिछले 2 महीनों में पेट भरकर खाना खाया था। वो एक छोटी फायरबॉल की तरह लग रही थी, जो अगर गिर भी जाती तो कोई दर्द महसूस नहीं करती थी। वो इतनी हल्की थी कि गिरने के बाद हाफ डिस्टेंस तक फिर से हवा में बाउंस कर सकती थी। मेरे हिसाब से उसे इन्फेंट फेज से यूथ फेज तक पहुंचने में नॉर्मली 3 से 5 साल लगेंगे। उसकी ग्रोथ की स्पीड इंसानों जैसी है। छुटकी ने अपनी उंगलियां उठाकर कहा। ठीक है, लगता है मैंने एक डॉटर अडॉप्ट कर ली है। जब तक वो कुछ बड़ा हासिल करेगी, तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आरव ने मजाक में कहा। तुम उसे सोल सीड पीसेस खिलाते रहो, जिससे उसका ग्रोथ टाइम 1/3 तक कम हो जाएगा। मतलब, उसे यूथ फेज तक पहुंचने में 12 से 16 महीने लगेंगे। साथ ही समनिंग एनर्जी की वजह से उसकी ग्रोथ और 3 गुना तेज हो जाएगी। नतीजतन, उसे यूथ फेज तक पहुंचने में 4 से 5 महीने लगेंगे। शॉर्टेस्ट टाइम 1 महीने का हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा वो 3 महीने में यूथ फेज तक पहुंच ही जाएगी। छुटकी ने एकदम सटीक डेटा की तरह जानकारी दी। आरव ने राहत की सांस ली। इस जानकारी के बाद एक्सेप्ट करना आसान हो गया। अगर उसे यूथ फेज तक पहुंचने में 3 से 5 साल लगते, तो ये वाकई बहुत बड़ी मुश्किल होती। जब वो यूथ फेज तक पहुंच जाएगी, तुम उसे सोल सीड्स फीड करना स्टार्ट कर सकते हो, छुटकी ने कहा। कोड डॉट। आरव स्पीचलेस रह गया। 2 करोड़, वो भी सिर्फ एक बच्चे के मिल्क पाउडर के लिए। मैं उसे कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा? ऑब्वियसली, एक क्रिएचर जिसकी लिनिएज शक्तिशाली होती है उसे बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, लेकिन रिटर्न में जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया है कि जिस रेट से तुम उसे सोल सीड पीसेस फीड कर रहे हो, जब फ्लेम बैले यूथ फेज तक पहुंचेगी, तो उसकी स्ट्रेंथ स्विफ्ट स्टार वुल्फ के बराबर होगी, छुटकी ने समझाया। वॉरियर क्लास यूथ फेज में? आरव पूरी तरह से हैरान हो गया। बिल्कुल सही, उसकी स्ट्रेंथ वॉरियर क्लास होगी उसके यूथ फेज में, छुटकी ने कॉन्फिडेंटली कहा। आरव कुछ समय के लिए बोल नहीं पाया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ पहले से ही अपने एडल्ट फेज में था, और उसकी स्ट्रेंथ वॉरियर क्लास स्टेज की शुरुआत के पास थी। हालांकि उससे स्ट्रॉन्गर वॉरियर क्लास क्रिएचर्स अभी भी उससे ज्यादा पावरफुल थे। इसका मतलब, अगर फ्लेम बैले यूथ फेज तक पहुंच गई, तो टॉप 50 के मैजिशियंस भी उससे जीतने के लिए स्ट्रगल करेंगे। ये सिर्फ यूथ फेज था।
क्या इसका मतलब यह है कि जब लिटिल फ्लेम बैले पीक फेज या एडल्ट फेज तक पहुंचेगी, तो यहां तक कि कमांडर क्लास क्रिएचर्स भी उसे अवॉइड करेंगे? आओ कुछ और सोल सीड पीसेस खाओ। तुम्हारे डैड के पास बहुत सारे पैसे हैं, जितने चाहो उतने सोल सीड पीसेस खा सकती हो। आरव अपनी पॉकेट से एक मुट्ठी सोल सीड पीसेस निकालता हुआ बोला। ये सारे सोल सीड पीसेस उन्होंने बनिंग वैली से कलेक्ट किए थे। आरव चाहता था कि लिटिल फ्लेम बैले जल्दी से यूथ फेज तक पहुंच जाए, भले ही हर एक पीस डायमंड से ज्यादा एक्सपेंसिव था। लिटिल फ्लेम बैले ने सोल सीड पीसेस को खुशी से खाया, जैसे चॉकलेट खा रही हो। उसने हर एक टुकड़े को आधा काटा और फूले हुए गालों के साथ मस्ती में चबाने लगी। उसकी आंखें खुशी से दमक रही थीं, जैसे फेयरी क्रेसेंट्स की झलक हो। आरव ने लिटिल फ्लेम बैले के सिर को प्यार से सहलाया और मुस्कुराते हुए बोला, एक अमीर बिजनेसमैन का मेंशन हॉन्टेड है, इनाम 1 मिलियन है। इंटरेस्टेड हो? हाँ, कुछ हर्ब वेंडर्स चाहते हैं कि कुछ हर्ब्स को सेफ जोन के बाहर से लाया जाए। उन्हें एक मैजिशियन की जरूरत है जो उन्हें एस्कॉर्ट कर सके। रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक हंटर मास्टर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टेड हो? क्या तुम खुद एक हंटर मास्टर नहीं हो? इसे एक्सेप्ट करो। आरव बहुत एक्साइटेड था। जब भी किसी मिशन में इनाम के तौर पर पैसे होते, वह बिना हिचकिचाए उसे एक्सेप्ट कर लेता, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वो ये सब बस अपनी छोटी गुड़िया के लिए कर रहा था। 333 बदला पूरा हुआ। लेट नाइट। जो सिटी आमतौर पर चमकदार लाइट से भरी रहती थी, वो आज किसी वजह से ठंडी हवा के बीच असामान्य रूप से शांत लग रही थी। अपार्टमेंट के अंदर आरव थककर दरवाजा धकेलते हुए अंदर आया और बिखरे हुए कपड़े, स्नैक्स के खाली पैकेट्स और फर्श पर पड़े मोजे देखे। उसका अब कुछ भी साफ करने का मन नहीं था, और वो सीधा बिस्तर पर गिर गया और सो गया। हर्ब वेंडर्स द्वारा दिए गए मिशन काफी मुश्किल थे। अगर उसके पास ब्लैक स्नैक आर्मर न होता, तो शायद वो बच नहीं पाता। किसी भी तरह उसने हीरो हंटर एजेंसी को निराश नहीं किया और आखिरकार मिशन को पूरा कर लिया। आरव ने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी थी, इसलिए वो सीधे बिस्तर पर सो गया, बिना ये महसूस किए कि खिड़की खुली रह गई थी। आरव पूरी रात सोया और जब सुबह की तेज धूप उसके चेहरे पर लगी, तब ऐसा लगा जैसे वो उसे जबरदस्ती जगा रही हो। छोटी फ्लेम बैले पहले से उठ चुकी थी। वो बिस्तर पर इधर उधर दौड़ रही थी और कभी कभी आरव के चेहरे पर कदम रख देती थी। उसके फेयरी पैरों के निशान ने आरव के चेहरे पर हल्के से जलने के निशान छोड़ दिए, जिससे वो आधी नींद से बाहर आ गया। आरव ने शरारती फ्लेम बैले को उठाया और उसके माथे पर हल्के से थपकी दी। छोटी क्रीचर ने तुरंत रोते हुए अपने छोटे छोटे हाथ पैर हवा में मारने शुरू कर दिए। आरव ने उसे एक सोल सीड का टुकड़ा खिलाया ताकि वो शांत हो सके, और फिर खुद बिस्तर पर वापस लेट गया, क्योंकि उसके शरीर में हल्की थकावट महसूस हो रही थी। कुछ सेकंड बाद, आरव ने चादर को झटके से हटाया और हैरान होकर साफ सुथरे कमरे को देखा। वो थका हुआ था, लेकिन उसे अपनी याददाश्त पर कोई शक नहीं था। आरव को अच्छे से याद था कि उसका कमरा सोने से पहले कितना गंदा था। एक ही रात में सब कुछ इतनी सफाई से कैसे बदल गया। उसे कमरे में एक हल्की, सुखद सुगंध भी महसूस हो रही थी। आरव ने कंफ्यूजन में लिटिल फ्लेम बैले की ओर देखा, जो अपनी चॉकलेट का मजा ले रही थी, फिर अपना सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, नहीं, ये उसका काम नहीं हो सकता। ये राहत की बात होती अगर उसने कम से कम कमरे को जलाकर राख नहीं कर दिया होता। अनन्या के जाने के बाद आरव ने कोई साफ सफाई नहीं की थी, और पिछले 2 महीनों में कमरे में कई बेकार चीजें जमा हो गई थी। रिया। आरव ने अचानक कुछ याद किया। उसने बंद खिड़की की तरफ देखा। आरव ने अपनी गर्दन को छुआ और एक हल्की चुभन महसूस की। जब उसने आईने में देखा, तो अपनी गर्दन पर एक छोटा सा किस का निशान देखा। वो कोई बड़ा घाव नहीं था। रिया शायद जानती थी कि आरव हाल ही में कई मुश्किल लड़ाइयों से गुजरा है, और इसलिए वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। उसने उसका खून नहीं पिया था, बस एक निशान छोड़ दिया था। पिछले 2 महीनों में, आरव ने कई बार अपनी गर्दन पर छोटे छोटे छेद उभरते हुए महसूस किए थे। वो अंदाजा लगा रहा था कि ये रिया का काम था। लगता है कि उसे अपनी जिंदगी बनाए रखने के लिए बस थोड़ा सा खून चाहिए था, लेकिन वो कभी उसका सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए सिर्फ तब आती थी जब वो गहरी नींद में होता था। उसने कभी ज्यादा खून नहीं पिया और एक वैम्पायर की तरह लालच नहीं दिखाया।
एक स्वस्थ इंसान के लिए थोड़ी मात्रा में खून की कमी सच में खून के प्रवाह को बढ़ावा देती है, जैसे रक्तदान करने पर होता है। रिया हमेशा अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करती थी और ये सुनिश्चित करती थी कि आरव की सेहत पर कोई असर न पड़े। खिड़की के बंद होने और गर्दन पर छोड़े गए निशान को देखते हुए आरव हल्के से मुस्करा। उसे पता था कि रिया अभी भी शहर में थी और गुपचुप तरीके से उसकी देखभाल कर रही थी। लेकिन आरव ने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा रास्ता चुनेगी। हालांकि उसे जिंदा रहने के लिए आरव का खून पीना पड़ता था, फिर भी वो उसकी दुनिया में दखल देने या उसकी जिंदगी को रोक टोक करने के लिए तैयार नहीं थी। रत्नागिरी पहाड़। जब कोई आसमान में ऊंचाई पर उड़ान भरता है तो इन पहाड़ों का कोई अंत नजर नहीं आता। एक शख्स के 2 पेयर्स ऑफ विंड विंग्स खुले हुए थे, जो बादलों की मोटी परत के नीचे से स्लाइड करते हुए गुजर रहे थे। विंग्स ने सफेद बादलों को अलग कर दिया और उनके पीछे एक साफ ट्रेल छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। विंग्स का मालिक एक लंबे बालों वाला आदमी था, जिसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। उसने एक फटी पुरानी मिलिट्री जैकेट पहनी हुई थी, जिस पर सूखे खून के धब्बे लगे थे। उसके नीचे फैली हुई बेशुमार पहाड़ों की श्रृंखला थी, जहां पेड़ों के बीच से चमचमाती आंखें झांक रही थीं और उस इंसान को घूर रही थी जो उनकी टेरिटरी में घुस चुका था। वहां बहुत से डिमन वुल्व्स इकट्ठे थे, मगर उनमें से कोई भी उस इंसान पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उस इंसान के दाहिने हाथ में एक विशाल वुल्फ का सिर था। वुल्फ के सिर पर 2 बड़े सींग थे और उसके माथे पर गहरी लाइंस खींची हुई थीं, जो उसके नोबल लीनिएज को दर्शाती थीं। उसके तेज नुकीले दांत हवा में दिखाई दे रहे थे। वुल्फ का सिर उसकी गर्दन के बीच से अलग किया गया था और कट से अब भी खून टपक रहा था, जो पहाड़ों की सतह पर गिरकर निशान छोड़ रहा था। जैसे ही वो इंसान आगे बढ़ा, उसके कदमों के साथ खून का एक ट्रेल पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक बिछता गया। उस इलाके के डिमन वुल्व्स ने इंसान पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके हाथ में जो सिर था वो उनके लीडर काले पंख भेड़िए का था। वो आदमी डिमन वुल्व्स की टेरिटरी में घुस चुका था और संजीवनी भूमि के लिए काले पंख भेड़िए का सिर लेकर आगे बढ़ रहा था। जब हीरो सूर्यांश संजीवनी भूमि पहुंचा, वहां के नागरिक अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उनके दिलों में सूर्यांश के लिए सम्मान और गर्व से भरे भाव थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका बैटल मेज किस तरह से अपने मिशन के लिए समर्पित था। सूर्यांश, तुमने हमारे ऑर्डर्स की अवहेलना की। मैंने कहा था कि हम डिमन वुल्व्स के गुफा को खत्म करने का कोई तरीका खोज लेंगे, लेकिन तुमने अपनी जिद पर कायम रहकर अकेले ही मोर्चा संभाला। अगर तुम मारे जाते तो संजीवनी भूमि खतरे में आ सकता था, नए कमांडर अशोक ने उसे डांटते हुए कहा, जो संजीवनी भूमि की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। सूर्यांश ने काले पंख भेड़िए का सिर जमीन पर फेंकते हुए ठंडे लहजे में कहा, अगर मैं तुम जैसे डरपोक का इंतजार करता तो संजीवनी भूमि के मरे हुए लोगों को शांति कैसे मिलती। तुमने क्या कहा? अशोक गुस्से में चिल्लाया। जो भी सजा देनी है मैं स्वीकार कर लूंगा जब समय आएगा, सूर्यांश ने जवाब दिया, लेकिन वो वहां रुकने का इरादा नहीं रखता था। उसकी विंड विंग्स उसे फिर से आसमान में उड़ाने के लिए तैयार थी। तुम कहां जा रहे हो? अशोक ने गुस्से में पूछा जब उसने देखा कि सूर्यांश उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है। मैं सालन को ढूंढने जा रहा हूं, सूर्यांश ने ठंडे स्वर में कहा। ब्लैक वेटिकन का रेड कार्डिनल। अशोक चौंक गया। सालन, एक ऐसा नाम जो मैजिक एसोसिएशन के कई प्रमुख अधिकारियों के दिलों में खौफ भर देता था। सूर्यांश ने और कुछ नहीं कहा। उसकी चोटें अभी भी गंभीर थीं, लेकिन इसके बावजूद वो आसमान में उड़ते हुए दूर निकल गया। संजीवनी भूमि का सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका था, इसलिए सूर्यांश ने बाकी सब कुछ अशोक पर छोड़ दिया। सूर्यांश की आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था जब उसने नॉर्थवेस्ट की ओर देखा। रत्नागिरी पहाड़ में उसने सिर्फ काले पंख भेड़िए को नहीं मारा था, बल्कि उसने एक चौंकाने वाली साजिश का पता लगाया था। संजीवनी भूमि कभी भी सालन का असली टारगेट नहीं थी। वालिया, अगर मैं जीवित बच गया तो मैं रुद्राचल पर्वत के गैप्स के नीचे तुम्हें ढूंढने लूंगा। अगर नहीं तो मुझे माफ करना कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। तुम जानती हो, मैं सूर्यांश किसी से डरता नहीं हूं, लेकिन ये सालन, उसका ईविल ओरा ऐसा है जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। उसका फैलाया हुआ डर मेरे हड्डियों तक को चीर कर रख देता है। सूर्यांश ने एक सीरियस चेहरा बनाते हुए अपने हाथ में एक टूटा हुआ नेकलेस कसकर पकड़ लिया। आसमान और जमीन जैसे एक हो चुके थे। आगे का रास्ता खतरों से भरा था।
उसे पता था कि जितना वो उस शख्स के करीब जाएगा, उतना ही वो मौत के करीब पहुंचेगा। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसका शरीर छोटा होता गया जब वो वहां से दूर उड़ता चला गया। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।